हेलो, माई सेल्फ सी ए प्रशांत। अभी ये जो वीडियो है ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने कहा था कि सर क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 रेशो एनालिसिस इस चैप्टर का। तो वो हम बिना एक्स अज्यूम किए, जिसमें हमको एक्स अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, हम किसी और तरीके से उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अपने अकाउंटिंग के तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने अभी इस वीडियो में बताया है। बट आपको अगर और कोई क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए, कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल जा रहा है किसी और चैप्टर का भी, तो आप कमेंट करो, आप बताओ। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपके क्वेश्चन पे आएगा। ठीक है, तो अभी तो देखो क्वेश्चन नंबर 11। चलो, तो अभी सॉल्व करते हैं आपका जो स्टडी मटेरियल का मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 11 है। जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11 है उसे सॉल्व करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन बुक में है क्वेश्चन नंबर 17, बट उसके ब्रैकेट में कहा है हमने ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। करेक्ट, पढ़ते हैं। थोड़ा तकलीफ देने वाला क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट्स को ये बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, बट अभी हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये आपको बिल्कुल अभी के लिए तो समझ में आना ही आना है। बट जो वो डर लगता है ना कि सर वो इस क्वेश्चन में एक्स पकड़ना पड़ता है, वो का इक्वेशन बनाना पड़ता है, वो इक्वेशन बना के सॉल्व करो, और सर वो एक्स ही पकड़ेगा तो वो जहां पे एक्स पकड़ा वहां पे हमारी बत्ती गुल। ऐसा अगर आपको लगता है तो चलो इसको बिना एक्स पकड़े सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको बिना एक्स अज्यूम किए सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है बट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब थोड़ा मुश्किल है। अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और अभी अच्छे से नहीं सुना तो एक बार उसको अच्छे से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर ये बिल्कुल भी मुश्किल रहेगा नहीं। और अगर आपको ये पसंद आया तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करना, बताना कि क्वेश्चन नंबर 11 इतना भी मुश्किल नहीं है, और उसके लिए एक्स तो बिल्कुल भी लगता नहीं, जरूरत नहीं। तो देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ समराइज्ड बैलेंस शीट फॉर रुद्रा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अगेन भाई अपने को क्या बनाना है, समराइज्ड बैलेंस शीट अपने को बनानी है। करेक्ट, तो समराइज बैलेंस शीट बनानी है। डेट इक्विटी रेशो दिया है पहला 1:1। डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो मतलब हम बोलेंगे जो लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल्स टू इक्विटी फंड। लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी फंड। तो जो भी क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेट्स होंगे, डिबेंचर्स होंगे या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होंगी, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डिबेंचर्स जो इक्वल है इक्विटी फंड से। इक्विटी फंड में हम क्या क्या लेंगे, इक्विटी फंड में लेंगे इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, या रिटेन अर्निंग जिसको बोलते हैं। तो चलो यहाँ पे 1:1 का है, मतलब जितना भी लॉन्ग टर्म डेट है उतना ही इक्विटी है, दोनों सेम है। करंट रेशो, करंट रेशो तो बचपन से आता है अपने को 3:1, दैट इज करंट असेट 3 है, करंट लायबिलिटी 1 हो तो। इफ करंट लायबिलिटी इज 1 देन करंट असेट मस्ट बी 3। तो करंट असेट इज 3 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी, ये भी समझ। फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो, टर्नओवर रेशो सबको ही पता है कि टर्नओवर रेशो जब भी आता है तो टर्नओवर रेशो में ऊपर सेल्स लेना होता है और फिर नीचे जिसके साथ वो कंपेयर किया जा रहा है, जिसका टर्नओवर निकाला जा रहा है वो, तो जैसे सेल्स डिवाइड बाय फिक्स असेट। ठीक है, सेल्स डिवाइड बाय फिक्स असेट, ब्रैकेट में बोला भी ऑन द बेसिस ऑफ सेल, वैसे भी फिक्स असेट टर्नओवर रेशो में सेल्स से ही कंपेयर करते हैं। एंड 4 है, आंसर इज 4, दैट इज सेल्स इज 4 टाइम्स ऑफ फिक्स असेट। सेल्स इज 4 टाइम्स ऑफ फिक्स असेट। फिक्स असेट 1 रही तो सेल कितना रहेगा, 4। स्टॉक टर्नओवर रेशो, अगेन टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो तो हम क्या बोलते हैं, टर्नओवर रेशो आया तो ऊपर सेल लेना है नीचे स्टॉक लेना है। बट इन केस ऑफ स्टॉक, स्टॉक जो मेंटेन होता है, स्टॉक मेंटेन होता है कॉस्ट प्राइस पे। जनरली स्टॉक मेंटेन होता है कॉस्ट प्राइस पे, इसलिए फिर उसका टर्नओवर जो निकालेंगे वो सेलिंग प्राइस से थोड़ी ना निकालेंगे, सेल्स से नहीं निकालते, इसलिए सीओजीएस लेते हैं। हमने बोला है जब भी स्टॉक टर्नओवर लेना हो तो हम निकालते हैं सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, है ना। फॉर्मूला स्टॉक टर्नओवर रेशो का सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो भले ही स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक है, बट इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है, इसलिए सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक क्या और क्लोजिंग स्टॉक एक ही बात हो गई यहाँ के लिए। तो सेल्स डिवाइडेड बाय स्टॉक, दैट मींस आपका स्टॉक जितना भी होगा उसके 6 टाइम्स, अगर स्टॉक 1 रुपया है तो उसके 6 टाइम्स मतलब 6 रुपए सेल्स रहेगा। ठीक, ये आ गए। कैश इन हैंड, इसकी वैल्यू दी है 5 लाख, इसकी वैल्यू दी है। रेशो के क्वेश्चंस में जहां पे वैल्यू आ जाए तो वहां से क्वेश्चन का आंसर शुरू होता है कि हाँ ये वैल्यू है। अब इसको कंपेयर करो कौन से रेशो में ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, कौन से फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे दूसरी वैल्यू ढूंढो। ठीक है, तो देखते हैं क्या ये कैश इन हैंड किसी वैल्यू किसी रेशो में पुट करते आएगा और उसके साथ कोई दूसरी चीज ढूंढते आएगी क्या। तो 5 लाख दिया है कैश इन हैंड। स्टॉक टू डेटर, स्टॉक टू डेटर जब भी हमने बोला 2 वाले रेशो आते हैं तो 2 वाले रेशो में 2 हटाओ और डिवीजन का साइन डाल दो, ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, स्टॉक टू डेटर, बट कितना है स्टॉक टू डेटर, 1:1, दैट इज स्टॉक 1 डेटर 1, तो दोनों इक्वल है। जितना भी स्टॉक रहेगा इक्वल टू डेटर, डेटर भी उतना ही रहेगा। देखते सेल्स टू नेटवर्थ,
सेल्स टू नेटवर्थ। अब सेल्स टू नेटवर्थ क्या है, तो बोले अगर सेल, अगेन बीच में स्लैश आ जाएगा, सेल्स टू नेटवर्थ मतलब सेल्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इज 4, सेल्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इज 4। अगेन नेटवर्थ का यहां मतलब वही है, नेटवर्थ मतलब आपका इक्विटी प्लस इक्विटी शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू। तो इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा, मतलब रिटेन अर्निंग बोलेंगे, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड रिटेन अर्निंग। तो जितना भी इक्विटी फंड है उसके 4 टाइम्स सेल है, जितना भी इक्विटी फंड है उसके 4 टाइम्स सेल है, ये भी समझ में आ गया। कैपिटल टू रिजर्व, अब जो इक्विटी फंड की बात हो रही थी जिसमें 2 चीजें आती, कैपिटल एंड रिजर्व, तो उसका प्रोपोर्शन बोल दिया कि अगर आपको इक्विटी फंड समझ में आ जाए, अगर आपको नेटवर्थ समझ में आ गया, तो नेटवर्थ के 2 हिस्से कर दो। नेटवर्थ के 2 हिस्से कैसे कर दो, कैपिटल और रिजर्व में कर दो। और कैपिटल रिजर्व कितना है, 1:1, 1 कैपिटल है तो उसके डबल रिजर्व है, 1 कैपिटल तो डबल रिजर्व। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट। अब जनरली जो होता है ग्रॉस प्रॉफिट ये सेल्स के परसेंटेज में होता है, जीपी रेशियो हमको पता है, जीपी रेशियो इज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, कि सेल्स के 20% ग्रॉस प्रॉफिट है, 10% ग्रॉस प्रॉफिट है, बट यहां पे बोल दिया है कि कॉस्ट के 20% है, ना कि सेलिंग प्राइस के, दैट मीन सीओजीएस के, सीओजीएस के 20% है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 20% आएगा आपका सेल। मतलब जो सेल बनेगा वो सेल कैसे बनेगा, सीओजीएस प्लस प्रॉफिट, ऐसा सेल बनता है ना, सेल की वैल्यू बनती है सीओजीएस प्लस प्रॉफिट, तो ये जो प्रॉफिट आएगा वो सीओजीएस के 20% है, सीओजीएस के 20% है, ना कि सेल्स के 20%, सीओजीएस के 20%। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करना है। सीओजीएस टू क्रेडिटर, एक अलग ही रेशियो बता दिया, सीओजीएस टू क्रेडिटर कि सीओजीएस कितना है तो क्रेडिटर कितना रहेगा, तो उनका बोलना है 10:1, दैट मींस इफ क्रेडिटर इज 1, इफ क्रेडिटर इज 1 देन सीओजीएस मस्ट बी 10, क्रेडिटर 1 है तो उसके 10 टाइम्स, उसके 10 टाइम्स सीओजीएस है, करेक्ट। तो ये गिवन इंफॉर्मेशन को थोड़ा समझा, बट सर आपने बोला था ना कि वैल्यू जहां से दी है, जिस चीज की वैल्यू दी है उससे आंसर शुरू करना, तो वैल्यू तो एक ही चीज की दी है और वो है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड की वैल्यू दी है 5 लाख, कैश इन हैंड की वैल्यू दी है 5 लाख, और उसको किसी रेशो में पुट ही नहीं कर सकते। कैश इन हैंड सेपरेटली, कैश के रिलेशन में कोई रेशो है क्या, नहीं सर, करंट रेशो है ना, करंट रेशो, अरे करंट रेशो तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, मतलब टोटल करंट एसेट जिसमें कैश भी आता है, डेटर्स भी आता है, स्टॉक भी आता है, तो टोटल करंट एसेट इन कंपैरिजन ऑफ करंट लायबिलिटी बताया है 3, बट कैश किसी के कंपैरिजन में बताया कि कैश इतना है तो दूसरी चीज इतनी होगी, ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला है। मतलब हमको डायरेक्टली कोई ऐसा पर्टिकुलर रेशो नहीं है जिसमें कैश की वैल्यू पुट कर दो तो दूसरी कोई तो वैल्यू मिल जाएगी, सेल मिल जाएगा या फिक्स एसेट मिल जाएगा या टोटल करंट एसेट मिल जाएगा, ऐसा कोई रेशो नहीं है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो गिवन अमाउंट है, जो गिवन वैल्यू है, वो किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी रेशो में डायरेक्टली पुट नहीं हो रही है, इसलिए उसकी वजह से दूसरा कोई डायरेक्ट नहीं मिल रहा है हमको। यहां तक समझा? अब फिर सॉल्व कैसे करें सर इसे? तो हम अगर देखें ना तो ज्यादातर चीजें सेल्स से रिलेटेड है, इतना तो ठीक है, ज्यादातर चीजें सेल्स से रिलेटेड, जैसे सेल्स टू नेटवर्थ, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो, तो ये सब जो है ये ज्यादातर तो सेल्स से रिलेटेड है, जीपी रेशो भी है वगैरह। तो ये सेल्स से रिलेटेड, तो एक काम करते सर, आप बड़ी बड़बड़ कर रहे थे पहले कि एक्स नहीं मानना है, ये नहीं करना है, और अभी तो बोल रहे हो कि सेल्स से सारी चीजें रिलेटेड है, तो मैं ये नहीं बोलने वाला कि सेल्स को एक्स पकड़ो, अब मैं ऐसा नहीं बोलने वाला सेल्स को, अगर किसी को चाहिए सेल्स को एक्स पकड़ के कैसे सॉल्व करते तो वो भी बोल दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, वो भी आ जाएगा। बट ये तो देखो कि बिना एक्स पकड़ के हमको आता है क्या सर, फिर क्या करें, सेल्स को एक्स नहीं पकड़ना है तो एक काम करो, देखो हम आंकड़े सॉल्व कर रहे हैं, हम फिगर्स सॉल्व कर रहे हैं, तो वो अल्फाबेट क्यों घुसा है, हम बोलेंगे सेल को कोई तो आंकड़ा ही कंसिडर करो, कोई तो नंबर मान लो कि सेल इतना इतना नंबर है, डमी नंबर मान दो, डमी, और कौन सा माने तो जो आपको समझ में आता वो मानो, जो आपको पसंद नंबर है वो मानो, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको पसंद है, आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लो, सेल इज इक्वल टू आपकी डेट ऑफ बर्थ। सिर्फ इतना होगा कि कैलकुलेशन में थोड़े से ऑड कैलकुलेशंस होंगे, अगर हम थोड़ा ऐसा राउंड वाला नंबर नहीं मानेंगे तो। इसलिए अब मैं राउंड वाला नंबर जनरली 100 होता है, तो सेल्स को हम 100 मान सकते हैं, सेल्स को 100 मान लो, क्वेश्चन सॉल्व होगा। बट 100 भी नहीं मानता हूं, क्यों नहीं मानता हूं कि 100 में भी क्या होगा, थोड़े से ऑड आंसर्स आएंगे, रीजंस बताता हूं। जैसे एक एग्जांपल दो, जीपी रेशियो क्या है, 20% ऑफ कॉस्ट, 20% ऑफ कॉस्ट। सपोज अब मैंने अगर सेल्स को 100 मान लिया, इफ आई कंसिडर सेल इज 100 and the given GP ratio is 20% on cost and not on सेल्स, तो 100 के 20% नहीं है, जो कॉस्ट होगी उसके 20% है, तो इसका मतलब ये सेल कैसे आया होगा, सेल आया होगा सीओजीएस प्लस 20% ऑफ सीओजीएस, ये समझ में आता है, सेल कैसे आया होगा, सीओजीएस, कॉस्ट लिख दिया मैंने वहां पे, ठीक है, कॉस्ट भी चलता बट सीओजीएस लिख दिया, सीओजीएस प्लस 20% ऑफ सीओजीएस, ठीक है, तो सीओजीएस प्लस 20% ऑफ सीओजीएस। तो अब हम एक काम करते, जिसके परसेंटेज में मानते तो इसको ये अपने लिए 100 हो जाएगा, और वो उसमें मतलब किसी भी चीज में 20% ऐड कर दे तो 120 हो जाएगा, मतलब जो सेल्स प्राइस है इज अ
120% ऑफ सीओजीएस, क्योंकि 20% प्रॉफिट ऐड हो गया सीओजीएस में, 20% प्रॉफिट ऐड हो गया, दैट मींस वो 120% हो गया है। तो सीओजीएस के 120% सेल है, सीओजीएस के 120% अगर सेल है तो, और सेल मैंने 100 मान लिया है, सेल मैंने 100 मान लिया है, तो सीओजीएस कितना आएगा, तो सीओजीएस आएगा 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, क्योंकि 100 के लिए 120 था ना, तो 100 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, तो वो कुछ तो ऑड आएगा 83.333, ये आएगा सीओजीएस। देख लो, तुम क्रॉस चेक कर लो, 83.33 में प्लस 20% करेंगे तो 100 आ जाएगा, मतलब सीओजीएस पे बस प्लस 20% कर दिया, 100 आ गए, करेक्ट है। बट इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर मैं सेल को 100 मानूंगा तो ऐसी कुछ तो थोड़ी और फिगर्स आएंगी, फिर से तुम डर जाएंगे। तो बेटर है मैंने इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से, अदरवाइज तुम कोई भी फिगर ये भी मानो, ये भी आंसर आ जाएगा, इससे भी आंसर आ जाएगा, परफेक्ट आंसर आएगा। बट चलो मैं क्या करता हूं, थोड़े से कैलकुलेशंस राउंड में दिखे, कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है, इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूं लेट सेल्स बी रुपीज 120। 120 क्यों अज्यूम किया, क्योंकि क्या था, सीओजीएस में 20% ऐड करने के बाद सेल्स आया था, सीओजीएस में 20% ऐड करने के बाद सेल्स आया था, मतलब सेल इज 120%, सेल इज 120%, तो मैंने 120% की जगह 120 मान लिया कि सेल को ही मान लेते हैं 120, सेल को मान लेते हैं 120। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, अगर सेल को मैं 120 मानूं, अगर मैं सेल को 120 मानूं तो मैं कितनी बैलेंस शीट बना सकता हूं, पहले वो देखते हैं। एक रफ में, एक वर्किंग में एक बैलेंस शीट, शॉर्ट में एक बैलेंस शीट बनाते हैं कि अगर इफ माय सेल इज 120, इफ माय सेल इज 120, तो मैं कितनी चीजें, ये डमी सेल है और अभी डमी बैलेंस शीट बन रही है, डमी सेल एक डमी बैलेंस शीट बन रही है, क्या क्या, तो देखते हैं कहा गया क्वेश्चन, सॉरी इधर, हाँ ये रहा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या है, डेट और इक्विटी दिया है, सबसे पहले तो डेट और इक्विटी दिया है, तो ठीक है, डेट और इक्विटी में सेल्स नहीं बताया है तो इसको कंसीडर। करंट रेशो, करंट रेशो में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बारे में बोला है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, उसमें भी सेल नहीं है। हाँ, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो दिया है 4। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो का मतलब है कि आपकी फिक्स्ड एसेट के 4 टाइम्स सेल है, फिक्स्ड एसेट के 4 टाइम्स सेल है, तो फिक्स्ड एसेट के 4 टाइम्स अगर सेल है तो सेल्स डिवाइडेड बाय 4 फिक्स्ड एसेट आ जाएगी, सेल्स डिवाइडेड बाय 4 फिक्स्ड एसेट आ जाएगी। तो आप भी कर सकते हैं, आपको अगर प्रॉपर्ली लिख के ही करना है तो ऐसा लिख दो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला। बट ये जो है वर्किंग में चल रहा है, तो वर्किंग में बहुत डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो वो कैसे आता है, सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट विच इज 4, हेंस 4 इज इक्वल्स टू 120, सेल हमारा 120 है तो फिक्स्ड एसेट कितना, तो फिक्स्ड एसेट इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 4, तो आ गया 120 डिवाइडेड बाय 4 30। तो अगर मैं मेरे सेल्स को 120 पकड़ू, इफ आई कंसीडर माय सेल इज 120, देन माय फिक्स्ड एसेट विल बी 30, माय फिक्स्ड एसेट विल बी 30। एक हो गया। दूसरा, दूसरा चेक करते और क्या इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है स्टॉक टर्नओवर रेशो, तो मैं स्टॉक भी जान सकता हूं, मैं स्टॉक भी जान सकता हूं, स्टॉक कितना है 6 टाइम्स है, मतलब, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ सेल, तो मेरे स्टॉक के 6 टाइम्स, मेरे स्टॉक के 6 टाइम्स सेल है, मैं स्टॉक निकाल सकता हूं। इफ स्टॉक के 6 टाइम्स सेल है तो स्टॉक टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो सेल्स डिवाइडेड बाय स्टॉक या इन्वेंट्री बोल दो, विच इज 6, दैट मीन्स सेल्स डिवाइडेड बाय, ये 6 आ जाएगा, सेल्स डिवाइडेड बाय, चलो स्टॉक ही लिखता हूं, अगले स्टेप में कर दूंगा, सेल्स डिवाइडेड बाय स्टॉक, सो स्टॉक इज इक्वल्स टू, स्टॉक इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 6, तो 120 डिवाइडेड बाय 6 स्टॉक विल बी 20, तो स्टॉक की वैल्यू आ गई 20। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं लिखते समय बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में लिखते समय मैं आप करंट एसेट लिखूंगा, करंट एसेट लिखूंगा, ठीक है। तो करंट एसेट में बहुत सारी करंट एसेट है, अलग अलग करंट एसेट है, उन्होंने बताया है, उनके पास कैश है, उनके पास स्टॉक है और उनके पास डेटर्स है, उनके पास रिसीवेबल्स है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे स्टॉक लिख देता हूं, और मुझे टोटल करंट एसेट बाहर लिखनी है, तो मैं पहले अंदर लिख दूंगा, इनर में लिख दूंगा स्टॉक विल बी 20, स्टॉक विल बी 20, समझ में आया ऐसे क्यों लिखा, फिक्स एसेट बाहर लिखा है बाहर के कॉलम में, और करंट एसेट अंदर लिखा है क्योंकि सारे करंट एसेट की टोटल फिर मैं बाहर लिख दूंगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक टर्नओवर हो गया, उसके बाद कैश इन हैंड बताया है, कैश इन हैंड 5 लाख है, बट अब ये कैश इन हैंड एक्चुअल बताया है, कैश इन हैंड जो बताया है वो क्या बताया उन्होंने, जो सही सही कैश इन हैंड है वो है 5 लाख। तो अब सही सही कैश इन हैंड हम अभी नहीं लिखेंगे, अरे अभी तो हम जो बना रहे हैं वो डमी वाली बैलेंस शीट बना रहे हैं, अभी जो बना रहे हैं वो तो हम डमी वाली बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो अभी हमको कैश इन हैंड लिखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल नहीं है, जब हमको डमी कैश इन हैंड मिल जाएगा हमारे 120 के सेल्स के हिसाब से जितना कैश इन हैंड है तब लिखेंगे, अभी हम कैश इन हैंड नहीं लिखेंगे, एक्चुअल कैश इन हैंड अभी नहीं लिखेंगे। देख लो समझ में आ रहा है। अगला फिर स्टॉक एंड डेटर्स, स्टॉक टू डेटर्स 1:1 है, सो दैट मीन स्टॉक एंड डेटर इज इक्वल, स्टॉक एंड डेटर इक्वल है, तो मैंने स्टॉक लिखा था 20, सो आई विल राइट डेटर आल्सो 20, डेटर्स भी 20 कर देता हूं, डेटर्स भी 20 कर देता हूं क्योंकि स्टॉक और डेटर सेम है। यहां तक हो गया,
यहां तक आ गया हमारा। फिर सेल्स टू नेटवर्थ, सेल्स टू नेटवर्थ 4 है, दैट इज नेटवर्थ के 4 टाइम्स सेल है। सेल्स टू नेटवर्थ, सेल्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, सेल्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ 4 है, दैट मींस सेल्स ये 4 टाइम्स है नेटवर्थ के। सेल्स इज 4 टाइम्स ऑफ नेटवर्थ, तो सेल्स डिवाइड बाय 4 करेंगे तो नेटवर्थ आ जाएगा। सेल्स डिवाइड बाय 4 करेंगे तो नेटवर्थ आ जाएगा, वो कर लेते हैं, ठीक है। फिर करेंगे सेल्स, नेटवर्थ निकालना है ना, यहां लिख देते हैं नेटवर्थ। और नेटवर्थ का मतलब भी आपको पता होगा, नेटवर्थ मतलब इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो वो कैसे निकलने वाला है, वो निकलने वाला है, या उसका रेशो हम बोल रहे हैं सेल्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इक्वल्स टू 4। सो 120 डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इक्वल्स टू नेटवर्थ डिवाइडेड बाय 120, सॉरी नेटवर्थ इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 4, तो अगेन 30। तो नेटवर्थ आ गया 30, तो मैं नेटवर्थ इधर लिखता हूं, नेटवर्थ 30। ये दोनों मिला के, क्या दोनों मिला के, रिजर्व्स एंड कैपिटल, रिजर्व्स एंड कैपिटल दोनों मिला के ये 30 है, ठीक है। अगला नेक्स्ट, अब ये होगा सेल्स टू नेटवर्थ 30, कैपिटल टू रिजर्व, कैपिटल टू रिजर्व बताया 1:1, 1:2, मतलब कैपिटल 1 है तो रिजर्व 2 है। तो अब देखो वैसे देखा जाए ना, तो हमारे पास नेटवर्थ की टोटल अवेलेबल है, हमारे पास नेटवर्थ की टोटल है 30, वो 30 को डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल कितना रिजर्व कितना। अरे बट ये डमी बैलेंस शीट है ना, हमको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हमको टोटल पता चल गया ना, नेटवर्थ इतना है, लिखना है तो हम डमी लिख सकते हैं उसको अलग अलग, बट क्यों लिखे, जाने तो जब हम ओरिजिनल बैलेंस शीट बनाएंगे तब उसमें अलग अलग कर देंगे। अभी हमको पता चल गया दोनों मिला के 30 है, इनफ है, उसको फिलहाल अलग अलग नहीं करेंगे, आगे बढ़ते। नेक्स्ट कैपिटल टू रिजर्व हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट। हाँ, तो अब ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट है, तो हम सीओजीएस निकालने की कोशिश करते हैं। सीओजीएस कैसे आएगा, तो सीओजीएस ढूंढना है। सीओजीएस ढूंढने के लिए हमने बोला है कि सेल इज 120% ऑफ सीओजीएस। क्यों, क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सीओजीएस पे 20% है, सीओजीएस पे 20%, सीओजीएस पे 20% ऐड करें, किसी भी चीज पे 20% ऐड करो तो वो 120% हो जाता है, किसी चीज पे 100%, 10% ऐड करो तो 110% हो जाती है, 110% हो जाती है। तो ऐसे ही सीओजीएस में जब 20% ऐड कर दिया, तो हमको सीओजीएस ढूंढना है, तो सेल्स इज इक्वल्स टू सीओजीएस प्लस 20%, दैट इज सेल्स हो गया 120%, सेल्स इज इक्वल्स टू 120%, सेल्स इज इक्वल्स टू 120% ऑफ सीओजीएस। तो हम निकाल लेते सीओजीएस। सीओजीएस कैसे आएगा फिर, अगर सेल 120% है, सेल 120% है तो 100 के लिए कितना, 120 के लिए हमारे पास 120 ही है, सेल के 120% के लिए हमने सेल अज्यूम किया 120 ही, तो सीओजीएस के लिए कितना, और सीओजीएस कितना 100 सीओजीएस के लिए कितना, तो सीओजीएस इज इक्वल्स टू 120 इंटू 100 डिवाइड बाई 120, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 120 के लिए 120 तो 100 के लिए कितना, सर क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, 120 के लिए 120 तो 100 के लिए 100, तो सीओजीएस आ गया 100। सीओजीएस की वैल्यू पता चल गई, सीओजीएस पता चला 100। अब सीओजीएस पता चलने से और क्या पता चल सकता है, ये कब, जब हमारा सेल 120 है, सेल 120 तो सीओजीएस 100 है, ठीक है। तो सर सीओजीएस पता चलने से क्या होगा, सीओजीएस टू क्रेडिटर एक बताया था, सीओजीएस टू क्रेडिटर, सीओजीएस टू क्रेडिटर 10:1, सीओजीएस टू क्रेडिटर इज 10:1, मतलब सीओजीएस 10 है तो क्रेडिटर 1 है, या ऐसा बोलो क्रेडिटर्स के 10 टाइम्स सीओजीएस है, सीओजीएस क्रेडिटर के 10 टाइम है, तो सीओजीएस को 10 से डिवाइड करो तो क्रेडिटर आ जाएगा, सीओजीएस को 10 से डिवाइड करो तो क्रेडिटर आ जाएगा। सो क्रेडिटर इज इक्वल्स टू सीओजीएस डिवाइडेड बाय 10, सीओजीएस डिवाइड बाय 10, तो सीओजीएस आया 100, 100 डिवाइड बाय 10, तो हमारा क्रेडिटर आया 10, क्रेडिटर आ गया 10 रुपीज। मैं अगेन बैलेंस शीट में लिख देता हूँ क्रेडिटर, बट अब क्रेडिटर भी कैसे लिखता हूँ, पहले करंट लायबिलिटी, टोटल करंट लायबिलिटी के लिए जगह रहेगी, टोटल करंट लायबिलिटी, उसमें से एक आएगा क्रेडिटर, उसमें से एक आएगा क्रेडिटर, तो उसको इनर में लिखता हूँ, उसको इनर में लिखूंगा 10। देखिए ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अब देखते हैं और क्या बताया है, एक और लाइन है, इंटरेस्ट फॉर द इंटायर ईयर इज येट टू बी पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन 10%। बोले जो आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है उस लॉन्ग टर्म लोन पे आपका इंटरेस्ट देना बाकी है, और वो भी कितना, 10%, कितने दिनों का, पूरे साल भर का, बोले पूरे साल भर का 10% देना बाकी है आपके लॉन्ग टर्म लोन पे। बट सर लॉन्ग टर्म लोन कहाँ निकाला, हमारे बैलेंस शीट देखो लॉन्ग टर्म लोन पता ही नहीं, हमने तो नेटवर्थ निकाला, करंट लायबिलिटी में एक क्रेडिटर ढूंढा, लॉन्ग टर्म लोन नहीं पता। हाँ बट लॉन्ग टर्म लोन ढूंढने के लिए उन्होंने सबसे पहले लाइन में बोला तो था डेब्ट इक्विटी इज इक्वल टू 1:1, डेब्ट और इक्विटी क्या है, इक्वल है, मतलब लॉन्ग टर्म लोन और नेटवर्थ सेम है, लॉन्ग टर्म लोन और नेटवर्थ, इक्विटी का मतलब है नेटवर्थ, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो लॉन्ग टर्म लोन और नेटवर्थ सेम है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉन्ग टर्म
लोन, लॉन्ग टर्म लोन कितना आया, वो भी 30 आया सर, 1:1 तो है, लॉन्ग टर्म लोन 30 आया। अब 30 रुपीज आया हमारे हिसाब से, लॉन्ग टर्म लोन 30 रुपीज आया, तो उसके 10% आउटस्टैंडिंग है, उसके 10% आउटस्टैंडिंग है, तो 30 इंटू 10%, 3 रुपए, तो एक नई लायबिलिटी आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, करंट लायबिलिटी है ना वो, तो एक करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स, दूसरी करंट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट विल बी 3 रुपीज। ये समझा कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैसे आया, 3 रुपीज। हाँ, अब जाके उन्होंने जो जो बताया सब कुछ हो गया, उन्होंने जो जो बताया वो सब कुछ हो गया, हमने ढूंढा जो जो ढूंढ सकते थे। नहीं नहीं सर आप पढ़ो एक बार, कुछ तो बाकी होगा। हाँ, करंट रेशो का यूज नहीं किया हमने, करंट रेशो 3:1 है, करंट रेशो 3:1 है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, करंट रेशो 3:1 है, मतलब जितनी करंट एसेट है उसके, जितनी करंट लायबिलिटी है उसके 3 टाइम्स, जितनी करंट लायबिलिटी है उसके 3 टाइम्स करंट एसेट है, जितनी करंट लायबिलिटी उसके 3 टाइम करंट एसेट है। अब इसका मतलब हुआ, अगर थोड़ी देर के लिए ऐसा मानो कि हमारे पास करंट लायबिलिटी इतनी है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मानो कि हमारे पास करंट लायबिलिटी इतनी है, क्रेडिटर्स 10, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3, क्रेडिटर्स 10, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3, दो ही करंट लायबिलिटी है, थोड़ी देर के लिए माना, तो करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, 13, करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, 13, करेक्ट है ना, 10 और 3 13, और करंट लायबिलिटी के 3 टाइम्स, करंट लायबिलिटी के 3 टाइम्स करंट एसेट है। करंट रेशो बता रहे हैं ना हमको, करंट रेशो था 3:1, करंट रेशो 3:1 होने का मतलब होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट 3, करंट लायबिलिटी 1, मतलब करंट एसेट 3 गुना है, 3 टाइम्स से करंट लायबिलिटी के। तो करंट लायबिलिटी अगर 13 आ गई, इसकी टोटल कर दी, देखो मैंने जो हमारी डमी करंट लायबिलिटी थी ना, डमी करंट लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में लिखी मैंने अभी, तो उस करंट लायबिलिटी की मैंने टोटल कर दी 10 और 3 13, तो 13 इंटू 3, 13 इंटू 3, सर 13 इंटू 3 होता है 39, मतलब आपकी इस हिसाब से देखना जाए, थोड़ा ध्यान देना है, इस हिसाब से अगर देखना जाए तो करंट लायबिलिटी अगर 13 है, आपकी टोटल करंट लायबिलिटी 13 है, तो आपकी करंट एसेट होनी चाहिए 39, 13 इंटू 3, 13 इंटू 3, 30 इंटू 3 आपकी 39 होनी चाहिए करंट एसेट। अरे बट सर करंट एसेट देखेंगे तो स्टॉक और डेटर दोनों मिला के ही 40 है, स्टॉक और डेटर दोनों मिला के ही 40 हो रहा है ना, ये देखो तुम बैलेंस शीट, स्टॉक 20 डेटर 20, तो दोनों मिला के ही 40 हो रहा है, और कैश तो बाकी है, कैश भी तो है उनके पास, तो कैश की तो डमी फिगर हमने लिखी ही नहीं, कैश की अभी तक डमी फिगर हमने लिखी ही नहीं, मतलब कैश भी तो है कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब हो रहा है कुछ तो, ये जो मैच नहीं हो रहा है फिलहाल, क्या मैच नहीं हो रहा है कि क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दोनों, अगर हम माने कि इतनी ही करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इतनी ही करंट लायबिलिटी है, 13 रुपए की करंट लायबिलिटी है, तो 13 इंटू 3 सिर्फ 39 हो रहे हैं, और 39 से ज्यादा करंट एसेट है हमारे पास, एक क्या स्टॉक और डेटर्स ही दिख रहा है, 20 प्लस 40 हो गया, तो इसका मतलब है करंट लायबिलिटी में और कुछ करंट लायबिलिटी है। समझ में आ रहा मैं कैसे पहुंचा वहां तक, मुझे कैसे समझ में आया कि करंट लायबिलिटी में और भी कुछ करंट लायबिलिटी है, क्योंकि अगर इतनी ही करंट लायबिलिटी पकड़े तो तुम्हारा करंट रेशो मैच नहीं होता है, इतनी ही करंट लायबिलिटी पकड़े, 10 और 3 13 ही करंट लायबिलिटी पकड़े तो तुम्हारा करंट रेशो मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब है अदर करंट लायबिलिटी कुछ तो है, अदर करंट लायबिलिटी कुछ तो है, वो हमको पता नहीं, अदर करंट लायबिलिटी कुछ तो है वो हमको पता नहीं। अब समझो दो चीजें नहीं पता हमको, एक अदर करंट लायबिलिटी है उसकी वैल्यू नहीं पता, और कैश की वैल्यू नहीं पता, यहां तक आ गए, कैश की डमी वैल्यू नहीं पता, ओरिजिनल वैल्यू पता है बट हमको डमी चाहिए ना, किसके लिए डमी चाहिए, और कैश का और सेल का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बताया है, अदर करंट लायबिलिटी का और दूसरी चीज का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बताया जिससे हम ये ढूंढ सकते, ये बात समझे आपको। सर फिर आप क्या करें, आप तो अटक गए तुम, आप तो तुम अटक गए सर, अब क्या करें, है ना, अपने पास एक तरीका है, क्या करेंगे, अब सुनो, मैं अब इसी बैलेंस शीट को थोड़ा सा नेट कर सकता हूं, सर नेट मतलब मैं काम करता हूं ना, मैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को नेट कर देता हूं, नेट मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, एसेट साइड से करंट एसेट हटाता हूं और लायबिलिटी साइड से करंट लायबिलिटी हटा देता हूं, तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस हो जाएगी, याद करो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कुछ तो आता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कुछ तो आता है, सर वर्किंग कैपिटल आता है, अरे वाह वेरी गुड, आपको आता है वर्किंग कैपिटल, तो मैं क्या करता हूं, वर्किंग कैपिटल बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देता हूं, नेट कर देता हूं ना, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को नेट कर देता हूं, तो बैलेंस शीट में क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल आएगा, और कितना आएगा, कितना आएगा, तो सर हमको अब वो निकालना पड़ेगा, कितना आएगा वर्किंग कैपिटल, कितना आएगा वो निकालना पड़ेगा, निकालेंगे कैसे निकालते देखते, तो अब देखो अब मैं आपको समझने के लिए थोड़ा साइड में जो बैलेंस शीट बची वो बना रहा हूं, थोड़ा सा जो जो मेरे पास अब बैलेंस शीट रह गई है वो बताता हूँ, वो नेट करने के बाद, ये बनाने की जरूरत नहीं, वहीं पे आप कट करके बता सकते हैं, आपको समझ में आने के लिए मैं बोल रहा हूँ, और सर एग्जाम में ऐसा आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल क्या दिक्कत, एग्जाम में बिल्कुल ऐसा आंसर लिख सकते हैं, बैलेंस शीट बना सकते हो रफ में, बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट में क्या क्या है, मेरे पास फिक्स एसेट है सर, ऊपर देखो क्या क्या है, मेरे पास फिक्स एसेट है सर 30 की, मैं फिक्स एसेट लिख रहा हूँ एज इट इज 30, सर मेरे पास नेटवर्थ है 30 का, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ नेटवर्थ 30, सर मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट है वो भी 30 का है, लॉन्ग टर्म लोन, तो लॉन्ग टर्म डेट या लोन वो भी 30 का, और सर ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी हटा दिया हमने, करंट एसेट एसेट में से हटा दी, करंट लायबिलिटी लायबिलिटी में से हटा दी, और उसको नेट कर दिया, और नेट लिखा वर्किंग कैपिटल,
वर्किंग कैपिटल, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। बट उसकी वैल्यू, अरे क्या है, बैलेंस शीट में इतनी चीजें हैं तो बैलेंसिंग फिगर से उसकी वैल्यू आ जाएगी। नहीं, इसकी वैल्यू नहीं आएगी बैलेंसिंग फिगर से। 30 + 30 60, ये आएगा 60, इधर आएगा 60 और बैलेंसिंग फिगर से ये आएगा 30। देख लो, कुछ तो अलग तरीके से बता रहा हूं, पूरा क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व किया। कहीं पे भी देखेंगे तो ऐसा सॉल्व नहीं हुआ है, मॉड्यूल में देखेंगे तो वो एक्स पकड़ के सॉल्व हुआ है। हमको अकाउंटिंग समझ में आती है, हमको असेट्स लायबिलिटीज समझ में आती है, किसमें से क्या ऐड होता है लेस होता है वो समझ में आता है, तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका नेट वर्किंग कैपिटल कितना आया? 30। नेट वर्किंग कैपिटल आया 30। हाँ, अब हमको पता चल गया कि वर्किंग कैपिटल ये 30 है, वर्किंग कैपिटल 30 है, डमी वर्किंग कैपिटल। तो अब हमारे डमी वर्किंग कैपिटल के लिए 30 है, तो हमारे पास करंट रेशो है ना, हमारे पास करंट रेशो है, करंट रेशो। और करंट रेशो क्या बोलता है? करंट रेशो है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, विच इज 3/1। मतलब करंट असेट 3 तो करंट लायबिलिटी 1 है ना। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है सर? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर मैं रेशो के टर्म्स में ही निकालूं, रेशो के टर्म्स में, करंट असेट इज 3, करंट लायबिलिटी इज 1, करंट असेट इज 3, करंट लायबिलिटी इज 1, दैट मींस इन टर्म्स ऑफ रेशो, वर्किंग कैपिटल विल बी 2। इन टर्म्स ऑफ रेशो वर्किंग कैपिटल कितना है? 2 है ना। इन टर्म्स ऑफ रेशो वर्किंग कैपिटल विल बी 2। अब इससे क्या हुआ? इससे मुझे एक रेशो के टर्म्स में 2 ये वर्किंग कैपिटल मिला। तो अब मैं क्या करूंगा? उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा 30 के साथ कि मेरे जो अमाउंट के हिसाब से वर्किंग कैपिटल आ रहा है, अमाउंट के हिसाब से वर्किंग कैपिटल 30 आ रहा है, 30 आ रहा है, और रेशो के हिसाब से वर्किंग कैपिटल 2 आ रहा है। तो 2 के लिए 30, तो 3 के लिए कितना? करंट असेट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, करंट असेट निकाल लेता हूं। करंट असेट इज इक्वल्स टू, करंट असेट इज इक्वल्स टू क्या आएगा? मैं पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शो कर देता हूं यहाँ पे, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शो करता हूं, मतलब आपको समझेगा कि करंट असेट 3 है, करंट लायबिलिटी 1 है और वर्किंग कैपिटल 2 है। ये समझ लो पहले, ठीक है। करंट असेट 3, करंट लायबिलिटी 1, वर्किंग कैपिटल 2। तो हम क्या बोलेंगे? 2 के लिए 30, हमारा वर्किंग कैपिटल कितना आया? 2 के लिए 30, तो 2 के लिए 30 तो 3 के लिए कितना? तो करंट असेट आ जाएगा। 2 के लिए 30 तो 3 के लिए कितना? करंट असेट आ जाएगा। 2 के लिए 30 तो 1 के लिए कितना? For 2 there is 30, then for 3 how much, and for 1 how much? So we will compute now current asset. Now we are going to compute current asset. अगर ये समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और लोगों को भेजना है कि देखो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। करंट असेट कैसे निकलेगी फिर? 30 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये वाला 30 इंटू 3, 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 2, तो 30 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 इट कम्स 45। एंड व्हाट इज करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी विल बी 30 इंटू 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 30 इंटू 1 डिवाइड बाय 2, तो 30 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 15 आएगा। तो हमारे आंकड़ों में, हमारे डमी आंकड़ों में हमारा करंट असेट आ गया 45 का और करंट लायबिलिटी आ गई 15 की, 45 एंड 15। और आप चेक करना चाहते हैं कि आपका करंट रेशो बढ़ रहा है क्या बराबर? करंट रेशो बढ़ रहा है क्या देख लो कि करंट लायबिलिटी के 3 टाइम्स, करंट लायबिलिटी के 3 टाइम्स करंट असेट है क्या? तो 50 इंटू 3 आपकी करंट असेट है 45। समझाइए, ये समझ में आ गया? हाँ, अब हमको मिल गई टोटल करंट असेट और टोटल करंट लायबिलिटी। अब हमको क्या मिल गया? टोटल करंट असेट, टोटल करंट लायबिलिटी। अब आ जाओ आपके वापस ओरिजिनल जो हम बना रहे थे, ओरिजिनल मतलब जो हम पहले बैलेंस शीट बना रहे थे उस पे आते हैं। अब उस बैलेंस शीट में हमको जो मिल गया है करंट असेट 45, वो लिख देते हैं। हमको मिल गया है करंट असेट 45, जानबूझ के ब्लू में लिख रहा हूं, ये 45 करंट असेट मिल गया और 15 करंट लायबिलिटी मिल गई। 45 करंट असेट मिल गया, 15 करंट लायबिलिटी मिल गई। अब इससे क्या होगा सर? अगर टोटल करंट असेट 45 है, टोटल करंट असेट 45 है, 45 में से 20 स्टॉक के गए, 45 में से 20 डेटर्स के गए, 20 + 20 40 डेटर्स के चले गए। सर मतलब कैश के लिए डमी फिगर कितनी है? कैश के लिए डमी फिगर बची 5, तो यहां पे आया बैलेंसिंग फिगर से 5। ये समझ में आ रहा है कि देखो यहां पे आ रहा बैलेंसिंग फिगर से 5, मतलब आपकी जो कैश है वो कैश 5 रुपीज है। अरे ये अकाउंटिंग का नॉलेज है, ये अकाउंटिंग का नॉलेज, इसमें कोई मैथ्स नहीं बिल्कुल भी, ये है अपना अकाउंटिंग का प्योरली नॉलेज कि आपकी करंट असेट 45 है, उसमें से स्टॉक इतना है, डेटर्स इतना है, तो कैश कितनी? तो बची हुई कैश है। तो ये 5 आ गई बैलेंसिंग फिगर। अब दूसरा अदर करंट लायबिलिटी, वो जैसे करंट लायबिलिटी 15 है ना, टोटल करंट लायबिलिटी 15 है, तो टोटल करंट लायबिलिटी 15, उसमें से 3 करंट लायबिलिटी है, 15 ये 3 करंट लायबिलिटी के टोटल है। 15 में से क्रेडिटर्स के 10 हटाओ, 15 में से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के 3 हटाओ, तो 15 में से 10 और 3 13 चले गए।
तो अदर लायबिलिटी कितनी आ गई, अदर लायबिलिटी 2 आ गई, ये भी आया बैलेंसिंग फिगर से, ये भी आ गया बैलेंसिंग फिगर से। अरे अब आपकी बैलेंस शीट ही कंप्लीट हो गई। पहले टैली करके देखो मैच है क्या आपकी बैलेंस शीट। सर 30 प्लस 30 प्लस 15, 30 30 60, 60 प्लस 15 75। सर बैलेंस शीट की टोटल आ रही है 75। चलो अगर बैलेंस शीट की टोटल 75 आ रही है, एक मिनट, हाँ, बैलेंस शीट की टोटल 75 आ रही है लायबिलिटी की तरफ की, तो एसेट की भी करके देखते हैं। तो इधर 75 और इधर 30 प्लस 45 75। बैलेंस शीट मैच है, बैलेंस शीट मैच है। सर ये थोड़ा ना फाइनल आंसर है, ये तो आपने डमी जब 120 रुपए का सेल पकड़ा, जब आपने पकड़ा कि आपका सेल इज 120 है, सेल 120 है, तो ये आपकी बैलेंस शीट है। अगर 120 रुपए का सेल है तो ये आपकी बैलेंस शीट है। बट अब हम देखेंगे एक्चुअल बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो आप कुछ नहीं, सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैलकुलेटर पे आ जाएगा सब कुछ। आप क्या बोलेंगे, अब हमारा एक ही ओरिजिनल फिगर है हमारे क्वेश्चन में, एक ही हमको ओरिजिनल फिगर पता है, वो है कैश इन हैंड। हमारे क्वेश्चन में एक ही ओरिजिनल फिगर पता है, वो है कैश इन हैंड 5 लाख। तो अगर कैश इन हैंड 5 लाख है तो हम बोलेंगे डमी 5 के लिए ओरिजिनल फिगर है 5 लाख। डमी 5 के लिए ओरिजिनल फिगर 5 लाख, मतलब कैश इन हैंड 5 लाख का। मैं साइड में थोड़ी देर लिख रहा हूं बस समझाने के लिए कि यहां पे ओरिजिनल फिगर 5 लाख है कैश की। तो हम बोलेंगे अब इस 5 के लिए 5 लाख, तो ये 30 के लिए कितना, ये 15 के लिए कितना, ये 30 के लिए कितना, सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ गया ना। फिक्स असेट निकालते हैं, फिक्स असेट, फिक्स असेट कैसे आएगी। चलो अब मैं ये सब नीचे कैलकुलेशन बता देता हूं कि कैसे कैसे। सर एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चलता है एग्जाम में। क्या, तो आप क्या करोगे, पहले निकालते हैं फिक्स असेट, फिक्स असेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कि 5 लाख कैश कितने के लिए है, 5 लाख कैश 5 रुपए के लिए, तो 5 रुपए के लिए 5 लाख, तो 30 के लिए कितना, तो 5 लाख इंटू 30 डिवाइड बाय 5, 5 लाख इंटू 30 डिवाइड बाय 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सर फिक्स्ड कॉस्ट आ गई, आप फिक्स असेट आ गया 30 लाख, फिक्स कॉस्ट फिक्स असेट आ गया 30 लाख। नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, पहले सेल निकाल सकते हो, सेल निकालो और फिर बाकी चीजें निकालो। तो ठीक है ना, हम डायरेक्ट सेल क्यों निकालते, बेटे बैलेंस शीट बनानी, बैलेंस शीट में निकाल लेते। तो ये हो गया फिक्स कॉस्ट, फिक्स असेट आ गई 30 लाख की। फिर करंट असेट में क्या ढूंढते हैं, स्टॉक। करंट असेट में स्टॉक ढूंढते हैं। हमारा डमी स्टॉक कितने का था, सर डमी स्टॉक आपके पास था 20 रुपए का, आई थिंक यस, डमी स्टॉक 20 का है और डमी कैश 5 की है, डमी कैश 5 की, डमी कैश 20 का। तो 5 के लिए 5 लाख, अगेन वही 5 रुपए के लिए 5 लाख, तो 20 के लिए कितना, 5 के लिए 5 लाख, 20 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 5 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाय 5, 20 लैक्स। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स तो 5 लाख, अब डेटर भी 20 ही है ना, डेटर भी 20 ही है, इक्वल ही है, तो डायरेक्ट इक्वल भी लिख दे चलेगा या सेम लिख देते। 5 लाख इंटू 5 डिवाइड बाय 5, वो भी आएगा 20 लैक्स, 20 लैक्स। नेक्स्ट फिक्स एसेट हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया। अब क्या करते हैं, कैश। कैश तो सर आपको ओरिजिनली पता है 5 लाख है, उसके बेसिस पे तो सब कुछ ढूंढ रहे हैं, तो एसेट साइड हो गई। अब लायबिलिटी साइड में आते हैं, लायबिलिटी साइड में नेटवर्थ निकालते हैं पहले। नेटवर्थ, नेटवर्थ कितना था, तो हमारा डमी नेटवर्थ था 30, देख लो आप, हमारा डमी नेटवर्थ था 30। तो अगेन 5 रुपए के अमाउंट के लिए कैश है 5 लाख, 5 के लिए 5 लाख, 30 के लिए कितना, तो ऑलरेडी किया हमने फिक्स असेट, फिक्स असेट भी 30 था, तो वैसे आ जाएगा 5 लाख इंटू 30 डिवाइडेड बाय 5, तो इट कम्स 30 लैक्स। बट अब ये नेटवर्थ के दो हिस्से थे, क्वेश्चन में क्या बोला था, नेटवर्थ के दो हिस्से है, कैपिटल और रिजर्व्स। क्वेश्चन देखो, कैपिटल एंड रिजर्व्स, और कैपिटल और रिजर्व कितना कितना है, तो 1:2। इफ 1 इज कैपिटल, 2 इज द रिजर्व, 1:2। तो हम 1:2 में बांट देते हैं सीधा। जो हमारा नेटवर्थ आया 30 लैक्स का, 30 लैक्स को 1:2 में बांट देते हैं, तो क्या क्या मिलेगा, पहले मिलेगा इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल 30 लैक्स डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 2 नहीं, इक्विटी कैपिटल 1 है, 1:2 रेशियो, तो 30 लाख डिवाइड बाय 3 इंटू 1 रेशियो में बांटते आता है ना, 30 लाख डिवाइड बाय 3 इंटू 1, तो ये आ गया 10 लाख। सो इक्विटी कैपिटल विल बी 10 लाख। और रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना आएगा, 30 लाख डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 30 लाख, वो तो बैलेंस से समझ में आता कि 20 लाख आ गया वो, 30 लाख को 1:2 में बांटना था, 30 लाख 1:2, 10 लाख और 20 लाख, ये आ गया इक्विटी। अब लॉन्ग टर्म डेट ऑलरेडी पता है, लॉन्ग टर्म नहीं पता नहीं है, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट भी 30 है, लॉन्ग टर्म डेट भी 30 है, इक्वल था, नेटवर्थ और वो इक्वल था, तो डायरेक्ट भी लिख सकते, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 के लिए 5 लाख, तो 30 के लिए कितना, तो 5 लाख इंटू 30 डिवाइड बाय 5, 5 लाख इंटू 30 डिवाइड बाय 5, तो वो आ रहा है 30 लैक्स। नेक्स्ट, हाँ, अब करंट लायबिलिटी में क्या क्या पता नहीं है। करंट लायबिलिटी में 3 करंट लायबिलिटी सर, तीनों दूनी है। क्रेडिटर 10 है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3 है, और अदर करंट लायबिलिटी 2 है।
तो 10, 3 और 2 तो ढूंढते हैं। सब कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि देखो। फिर क्रेडिटर्स निकालते हैं। क्रेडिटर्स 5 के लिए 5 लाख, कैश जो है 5 के लिए 5 लाख, तो क्रेडिटर्स 10 है, 10 के लिए कितना, तो 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5 तो आएगा 10 लाख, डबल हो जाएगा उसके। 5 के लिए 5 लाख तो 10 के लिए 10 लाख। फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फिर से वैसा बोलेंगे, 5 के लिए 5 लाख तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3 है, 3 के लिए कितना, तो 5 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 5 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 के लिए 5 लाख तो 3 के लिए 3 लाख। एंड अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी कितनी थी, 2, तो हम बोलेंगे 5 के लिए 5 लाख तो 2 के लिए कितना, तो 5 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 तो 2 के लिए 2 लाख। हो गई बैलेंस शीट की सारी फिगर्स। ये देख लो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बैलेंस शीट की सारी फिगर्स आ गई है। बस अब ओरिजिनल प्रॉपर आंसर अच्छे से बैलेंस शीट बना के प्रॉपर आंसर प्रेजेंट कर देना है। तो आप एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह बना के बैलेंस शीट प्रेजेंट कर दोगे। ये आएगी आपकी एक्चुअल बैलेंस शीट। फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट कितना आएगा सर, 30 लाख आया था ये। करंट असेट, करंट असेट वैसे तो 45 लाख का आया था टोटल, और उसके 3 हिस्से थे, स्टॉक 20 लाख, फिर डेटर्स विच इज ऑल्सो 20 लाख, एंड लास्ट वन कैश विच इज 5 लाख। ऐसा कुल मिला के 45 लाख था। तो टोटल ऑफ असेट साइड 75 लाख। नेक्स्ट, अब लायबिलिटी साइड भी 75 लाख आनी चाहिए। तो इधर इक्विटी कैपिटल, फर्स्ट वन था इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल वो आया था 10 लाख, वो 1:2 किया था ना, तो इक्विटी कैपिटल 10 लाख आया है। आप आपके आंसर में देख सकते हैं, आपने लिखा है, आपको आंसर में दिख जाएगा। नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस वो था 20 लाख, ऐसा कुल मिला के नेटवर्क था 30 लाख। फिर लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट भी था 30 लाख का। फिर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी टोटल थी 15 लाख की, करंट लायबिलिटी की टोटल है 15 लाख की। में से पहला क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स था और क्रेडिटर्स की वैल्यू 10 लाख थी, क्रेडिटर्स 10 लाख आया था। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3 लाख आया था। एंड अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी कितनी आई, 2 लाख। देख लो ये हो गई आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट। हमने कहीं पे भी एक्स नहीं पकड़ा। एक मिनट में मैं सिर्फ स्टेप्स रिवाइज कर देता हूं कि ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कैसे किया, सिर्फ कैसे किया ये बता देता हूं। मतलब आपको भी सॉल्व करता समझ में भी आया होगा, बट स्टेप्स अगर किसके बाद क्या किया, किसके बाद क्या किया वो नहीं समझा तो एक बार सिर्फ मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनो। हमने पहले क्या किया, क्वेश्चन जब पढ़ लिया तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको समझ में आया कि बहुत सारे रेशियोज दिए हैं बट वैल्यू सिर्फ एक दी है। रेशियोज बहुत सारे दिए हैं, वैल्यू सिर्फ एक दी है जो कि है कैश, कैश के 5 लाख रुपए दिए, ठीक है। बट कैश ये किसी भी रेशियो में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। कैश किसी भी रेशियो में कि कैश इतना तो दूसरा कुछ कितना ये मालूम नहीं है, डायरेक्टली कहीं पे भी कैश इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए हम डायरेक्ट किसी रेशियो में कैश की वैल्यू पुट करके दूसरा कुछ नहीं ढूंढ सकते, दूसरा कुछ नहीं ढूंढ सकते। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमने एक सेल्स बहुत जगह पे कॉमनली आ रहा था, सेल्स बहुत से रेशियो में कॉमनली आ रहा था, तो सेल्स को कुछ तो अमाउंट कंसिडर कर लिया, मान लिया, अज्यूम किया। एक्स नहीं माना सेल्स को, हमने माना कोई तो आंकड़ा। तो आप कुछ भी मान सकते हो, 100 मान सकते हो, 200 मान सकते हो, 330 रुपए मान सकते हो, 420 रुपए मान सकते हो, कुछ भी मानो, आपका आंसर फाइनल आंसर सही आना है। तो हमने थोड़ा ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए थोड़ा राउंडिंग अप आ जाए आंसर, फाइनल आंसर नहीं, फाइनल आंसर राउंडिंग अप तो एनी हाउ आने हैं, फाइनल आंसर तो राउंडिंग अप एनी हाउ आने हैं, कोई भी आंकड़ा पकड़ो। बट हमारी जो डमी बैलेंस शीट बनती है, डमी बैलेंस शीट में राउंडिंग अप आंकड़े दिखे सारे, इसलिए हमने क्या कर दिया, सेल्स को मान लिया 120। बट सर आप 120 पे कैसे पहुंचे, सेल को 120 मानो, मैं तो बोल रहा हूँ कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी मानो, आंसर आने वाला है। बट 120 सिर्फ मैंने इसलिए माना कि ये था ना ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट था, वो कॉस्ट के 20% था। अगर वो सेल्स के 20% होता ना तो सेल को 100 मानते तो उसका 20% 20 आ जाता है और सीओजीएस 80 आ जाता। बट वो कॉस्ट के 20% था, तो इसका मतलब कॉस्ट प्लस 20 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्लस 20% इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, दैट इज 120%, सेलिंग प्राइस इज 120%। मैंने उसका परसेंट हटा दिया और मैंने बोला फिर सेलिंग प्राइस को 120 मान लेते, जिससे कि थोड़े आंसर राउंड में आएंगे, मेरी डमी बैलेंस शीट राउंड में बनेगी। तो मैंने सबसे पहले सेल को मान लिया 120, कुछ भी मान सकते हैं, हमने माना 120 सेल मानने के बाद फिर मैंने उसको रेशो में डाला, अलग अलग रेशो में, जहां जहां डाल सकता था वहां डाला, और मैंने डमी बैलेंस शीट बनाई पहले।
मेरी डमी बैलेंस शीट कैसे बन रही है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सेल्स को 120 मान के उन्होंने रेशो दिया था, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, फिक्स एसेट रेशो था 4, तो सेल्स डिवाइडेड बाय 4, 120 डिवाइडेड बाय 4, 30 आया मेरा फिक्स्ड एसेट, 30 आया मेरा फिक्स एसेट। एक सेकंड, ओके, 30 आ गया मेरा फिक्स एसेट। नेक्स्ट उसके बाद क्या किया मैंने, फिर फिक्स एसेट 30 आ गया, फिर मैंने देखा और कहां सेल है, स्टॉक में सेल है, स्टॉक टर्नओवर रेशो 6 है, मतलब सेल्स डिवाइडेड बाय स्टॉक 6 आ रहा है, तो सेल्स 120 था, तो 120 डिवाइड बाय 6 स्टॉक आ जाएगा, तो 120 डिवाइड बाय 6 20 रुपए का स्टॉक आ गया, तो 20 का स्टॉक आया, डेटर और स्टॉक सेम है, बोले डेटर और स्टॉक सेम है, तो स्टॉक भी 20, डेटर भी 20। फिर सेल्स टू नेटवर्थ, सेल्स टू नेटवर्थ में सेल 120 पकड़ा था, तो नेटवर्थ कितना, और कितना था 4 टाइम्स, तो नेटवर्थ के 4 टाइम्स सेल है, तो सेल्स को डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो 120 डिवाइडेड बाय 4, तो नेटवर्थ आ गया 30। नेटवर्थ में तो आता है इक्विटी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, दोनों मिला के आ गया 30। और जितना बोले नेटवर्थ है उतना ही पहले लाइन में बोला था डेट इज टू इक्वल, डेट इक्विटी रेशो भी 1:1 है, तो जितना नेटवर्थ है मतलब इक्विटी है उतना ही डेट है, तो इक्विटी और डेट सेम आ गया 30-30। मेरे बैलेंस शीट में, डमी बैलेंस शीट में जो बनाई थी, तो डमी बैलेंस शीट में मेरा देख लो यहाँ पे, ये डमी बैलेंस शीट में मेरा 30-30 इक्विटी और ये आ गया, करेक्ट, और इधर फिक्स एसेट 30 आ गया था, यहां तक हुआ। फिर उन्होंने और क्या बताया था, रेशो, रेशो सर ग्रॉस प्रॉफिट बताया था, तो वो हमने सीओजीएस ढूंढ लिया, तो 120 रुपए अगर हमारा सेल है तो 120% के लिए 120, 120% के लिए 120, तो 100% के लिए कितना, तो सीओजीएस आ गया 100 रुपीज, 100 रुपीज का सीओजीएस आ गया, तो सीओजीएस टू क्रेडिटर बताया था, सीओजीएस टू क्रेडिटर्स 10:1, तो सीओजीएस 10 क्रेडिटर 1, तो हमने सीओजीएस डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो क्रेडिटर पता चल गया, तो सीओजीएस 100 था, 100 डिवाइड बाय 10, तो क्रेडिटर पता चल गया 10, 100 डिवाइड बाय 10 10 आ गया, तो हमको क्रेडिटर पता चल गया, हमने लिख दिया यहाँ पे क्रेडिटर 10। फिर लास्ट लाइन में, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में उन्होंने बोला था कि इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग 10% फॉर होल ईयर, तो जितना भी लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट पे पूरा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, लॉन्ग टर्म डेट पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट सॉरी लॉन्ग टर्म डेट 30 था, 30 के 10% 3 रुपीज, तो हमारा डमी इंटरेस्ट आ गया 3 रुपीज, डमी इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 3 रुपीज, ये यहां लिख दिया, हो गया। फिर हमने क्या देखा, अब चेक करना था, यहां तक पहुंच गए, ये लास्ट वाला नहीं लिखा था पहले हमने, ये लास्ट वाला नहीं लिखा था, अदर करंट लायबिलिटी नहीं लिखा था पहले हमने, और हमको पता था कैश भी कुछ तो है, बट कैश की भी वैल्यू नहीं पता था, इतना सिर्फ हमको पता चल गया था, ये 15 और 45 नहीं, ये जो फिलहाल दिख रही है बैलेंस शीट, इतना हमको पहले पता चल गया था, ये हमने डमी बना दिया। फिर हमने क्या क्रॉस चेक कि हम जो कर रहे हैं वो बराबर है क्या, और वो कंप्लीट है क्या, क्या खत्म हो गया क्या, इतनी करंट लायबिलिटी और इतनी करंट एसेट है क्या, इतनी करंट लायबिलिटी और इतनी करंट एसेट है क्या, ये क्रॉस चेक किया हमने। कैसे क्रॉस चेक किया, तो उन्होंने करंट रेशो बता दिया था 3, करंट रेशो उन्होंने बता दिया था 3:1, दैट इज करंट लायबिलिटी अगर 1 हो, करंट लायबिलिटी अगर 1 हो तो करंट एसेट 3 होगी, करंट लायबिलिटी 1 हो तो करंट एसेट 3 होगी। तो हमने देखा करंट लायबिलिटी में क्या क्या है, करंट लायबिलिटी में हमारे पास क्रेडिटर है 10 रुपए के और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 3 का, क्रेडिटर 10 का, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3 का, तो टोटल करंट लायबिलिटी फिलहाल कितनी बन रही है 13, टोटल करंट लायबिलिटी बन रही है 13। तो अगर समझो मान लो कि इतनी ही करंट लायबिलिटी है, तो 13 ही करंट लायबिलिटी, तो 13 into 3 39, तो बोले सर करंट एसेट 39 होना चाहिए, इफ करंट लायबिलिटी इज 13 देन मस्ट बी करंट एसेट शुड बी 39। बट सर ऐसा अगर बोलो तो फिर स्टॉक 20 है, डेटर 20 है, स्टॉक और डेटर दोनों मिला के 40 हो रहा है, 40 हो रहा है, और अगर ये दोनों ही 40 है तो टोटल करंट एसेट 39 कैसे हो सकती है, क्योंकि अभी तो कैश भी ऐड होना बाकी है, कैश की भी डमी फिगर लेना बाकी है, तो फिर ये गलत है, करंट एसेट 39 नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि फिर समझा हमको, अरे नहीं, फिर ये करंट लायबिलिटी जो है तो इनफ करंट लायबिलिटी नहीं है, और भी कुछ करंट लायबिलिटी है, कुछ और अदर करंट लायबिलिटीज है, वो हमको समझा कि और कुछ अदर करंट लायबिलिटीज है। फिर सवाल आया, फिर अदर करंट लायबिलिटीज कैसे ढूंढे, कैसे ढूंढे, तो हमको बैलेंस शीट में 2 फिगर मिसिंग है, बैलेंस शीट में अदर करंट लायबिलिटीज है वो भी मिसिंग है, अदर करंट लायबिलिटी, और इधर कैश भी मिसिंग है, तो 2 चीजें मिसिंग हो तो बैलेंसिंग फिगर से नहीं आती, बैलेंस शीट में 2 चीजें मिसिंग हो तो वो बैलेंसिंग फिगर से नहीं आती। तो हमने वो 2 चीजें जो मिसिंग थी, उन 2 चीजों के एक चीज करने के लिए कि बाबा एक ही मिसिंग करते, 2 चीज मिसिंग है ना, तो 2 नहीं एक ही चीज मिसिंग करते, इसलिए हमने उसको नेट कर दिया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कर दिया, वर्किंग कैपिटल ले लिया, बैलेंस शीट में क्या कर दिया, वर्किंग कैपिटल ले लिया, तो हमने ऐसी दूसरी बैलेंस शीट बता दी, या वहीं पे तुम कर सकते थे, बट मैंने दूसरी बता दी समझने के लिए कि तुम्हारे पास नेटवर्क 30 है, लॉन्ग टर्म डेट 30 है, और इधर फिक्स एसेट 30 है, लॉन्ग टर्म डेट, नेटवर्थ और फिक्स एसेट पता है, मतलब लायबिलिटी साइड पूरी पता चल गई, फिक्स एसेट में, एसेट साइड में फिक्स एसेट पता चल गया, फिर अब वर्किंग कैपिटल कितना, फिर हम नेट करके यहां लिख दिया वर्किंग कैपिटल, बट अब वो कितना, तो अब बैलेंस में एक ही चीज मिसिंग है, लायबिलिटी साइड पूरी है, एसेट साइड में फिक्स एसेट मिसिंग है, और नीचे वर्किंग कैपिटल मिसिंग है, हमने वर्किंग कैपिटल निकाल लिया बैलेंसिंग फिगर से, बैलेंसिंग फिगर से हमको वर्किंग कैपिटल पता चल गया 30 रुपीज। अब हमको वर्किंग कैपिटल पता चल गया 30, तो हमने करंट रेशो का यूज किया, करंट रेशो का यूज करके हमने टोटल करंट एसेट और टोटल करंट लायबिलिटी निकाल ली, करंट एसेट का यूज करके हमने टोटल करंट एसेट और टोटल करंट लायबिलिटी निकाल ली। तो टोटल करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कैसे निकाली, तो हमने देखा इन टर्म्स ऑफ रेशो, करंट एसेट इज 3, करंट लायबिलिटी इज 1, करंट एसेट 3, करंट लायबिलिटी 1, तो रेशो के टर्म्स में वर्किंग कैपिटल कितना, रेशो के टर्म्स में वर्किंग कैपिटल कितना, वर्किंग कैपिटल आता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कर दिया 2 आ गया, वर्किंग कैपिटल आ गया 2 इन टर्म्स ऑफ रेशो। तो फिर हमने बोला देखो करंट एसेट 3 है, करंट लायबिलिटी 1 है, वर्किंग कैपिटल
2 है, तो फॉर 2 देयर इज अ 30, फॉर 2 वर्किंग कैपिटल अमाउंट है 30, तो 2 के लिए 30, तो 3 के लिए कितना, 1 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करंट असेट मिल गया 45, करंट लायबिलिटी मिल गया 15, करंट असेट मिल गया 45, करंट लायबिलिटी मिल गया 15, तो फिर वो हमने बैलेंस शीट में लिख दिया कि चलो टोटल मिल गई हमको टोटल मिल गई है कि ये टोटल है 45 करंट असेट की और करंट लायबिलिटी की है 15। अरे फिर आप टोटल मिल गई तो जो एक एक मिसिंग करंट असेट और करंट लायबिलिटी है वो बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया कि बोला सर 45 में से 20 स्टॉक चला गया और 20 डेटर चले गए, तो 20 प्लस 20 40, तो 45 में से 40 चले गए, तो बैलेंसिंग फिगर से कैश आ गई 5, डमी कैश बैलेंसिंग फिगर से आ गई कैश, सॉरी 5 रुपए। फिर अदर करंट लायबिलिटी 15 में से 10 चले गए, 15 में से 3 चले गए, 10 और 3 चले गए, बचे 2, तो बैलेंसिंग फिगर से 2 आ गई। ये बन गई हमारी डमी बैलेंस शीट कंप्लीट। ये टैली भी हो जाती है, 10 30 प्लस 30 60 60 प्लस 15, यहां आ गया 75, यहां आ गया 75। ये एक बार डमी बैलेंस शीट बन गई कि उसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सीधा फाइनल आंसर्स निकालेंगे कि अगर हमको एक ही आंकड़ा पता था, वैल्यू एक ही पता थी, कैश की वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है कैश की 5 लाख, तो कैश की ओरिजिनल वैल्यू 5 लाख है, तो 5 लाख के लिए कितना है 5 रुपए, डमी जो हमारा कैश आया था वो 5 लाख के लिए 5 रुपए है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये 5 के लिए 5 लाख, तो फिर ये 30 के लिए कितना, फिर ये 20 के लिए कितना, फिर इधर 30 के लिए कितना, इधर 10 के लिए कितना, इधर 3 के लिए कितना, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, एक हर एक चीज निकाल ली और फिर इंडिविजुअल चीजें सारी निकलने के बाद बैलेंस शीट में लिख दी और ये हो गई हमारी बैलेंस शीट रेडी, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज, अकाउंटिंग के हिसाब से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए कि हमको ये चीज इतनी है तो दूसरी कितनी, इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपको समझ में आया हो और अकाउंटिंग के एंगल से सॉल्व किया इसलिए मजा आया हो तो बिल्कुल लोगों को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करना मत भूलना, मुझे बताओ कि आपको सेमी पसंद आया कि नहीं आया, तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। थैंक यू।